नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं अपन सुदर्शन बैच के अंदर। आप लोगों के सारे ही कॉमन टॉपिक कंप्लीट होने हैं। ये जो भर्ती परीक्षाएं आप देख रहे हो ऊपर थंबनेल में लिखा होगा, ये सारे अपन कवर करेंगे। एकीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, एकीकरण के पीछे क्या कंसेप्ट है, कैसे याद करना है, इसको कैसे याद रखना है और कैसे एग्जाम में झंडे गाड़ के आने, इन सभी चीजों को पूरा टारगेट करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है, एक एक शब्द को सुनना है और जो लिख सकते हो वो लिखना है, यानी जो जरूरी है वो लिखना है। ठीक है, मतलब सारी चीजें मैं आप लोगों के क्लियर करूंगा। अब देखो, सीधी ही अपन आते हैं मुद्दे पे, और जिन्होंने पहले क्लास देख रखी उनके रिवीजन होगा और काफी सारी चीजें नई भी मिलेगी। अब यहाँ पे एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखो आपको मैं लेके जाता हूं थोड़ा सा फ्लैशबैक, यानी कि अंग्रेजी शासन में लेकर जाता हूं। अंग्रेजी शासन के समय आप लोगों को पता है, एक तो हुआ प्रथम विश्व युद्ध, एक हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध तक जो है अंग्रेजों की कमर वैसे ही टूट चुकी थी। वो भारत में होने वाले जो फिर बार बार जो विस्फोट थे, बार बार जो विरोध थे, उनको दबाने के काबिल नहीं रहे थे। तो फिर आखिर में सत्ता का करना था हस्तांतरण। सत्ता का हस्तांतरण में कई सारे चरण हुए जो अपन ने राज व्यवस्था में भी पढ़े हैं, और भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके अंदर अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं, स्कूल लाइफ में भी पढ़ा है वैसे भी। तो सत्ता के हस्तांतरण के अंदर फिर बाद में जो है अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता देने की सोची। अब उस समय क्या हुआ कि बंटवारा होता है, ठीक है ना, बंटवारा होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है अपना मुल्क बट जाता है। तो उस समय जो है 1947 का एक अधिनियम आया था, ठीक है, 1947 का जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। ठीक है, क्या नाम था उसका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसकी ये जो अधिनियम था, इसकी धारा 8, ध्यान रखना कभी पूछ लेगा गुरुजी, हाँ यार गजब बता दियो थे तो, मतलब पूरा डिटेल डीप। इसकी धारा 8 के अंदर अंग्रेजों ने एक चीज कर दी कि भाई जैसे भारत और पाकिस्तान अलग देश है, वैसे ही यहाँ पे जितनी रियासतें हैं वो सारे के सारे अलग अपना अस्तित्व रख सकती है। बस यहीं पे उन्होंने यहाँ पे अपने को टेंशन दे दी, चिंता दे दी। अब जो शीर्ष नेतृत्व था वो पूरे का पूरा चिंतित। 565 रियासतें थी उस समय अपने देश के अंदर, यानी 565 देश के अंदर रियासतें थी, यानी 565 देश बन जाते अलग अलग। हर रियासत यानी कि हर राजा चाहेगा कि मेरा जो है अलग देश हो, मेरे खुद का संविधान हो, मेरे खुद के नियम हो, मेरे खुद के नियम मेरी जनता माने, यही चीज। तो धारा 8 के अंदर ये प्रावधान कर दिया कि जो है भैया सब अपना अलग अस्तित्व रख सकती है। अब जो है अखिल भारतीय लोक परिषद और इन सभी को चिंता हुई, तो इन्होंने फिर बाद में क्या किया कि भैया इसको तो जो है अपने को एक देश बनाना पड़ेगा, तभी जाके जो है भारतीय संघ बनाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है हम एकजुट हो पाएंगे। तो इन्होंने फिर बाद में रियासती विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की, रियासती विभाग की स्थापना की। रियासती विभाग की स्थापना की श्रीनगर के अंदर जो एक बैठक हुई, उसके अंदर ये उन्होंने ये भी वहां पे प्रावधान किया कि जो बड़ी रियासतें हैं, यानी कि बड़ी रियासतों के अंदर भी यदि देखें ना, जो बड़ी रियासतें यानी कि 1 करोड़ तो होनी चाहिए उनकी, मतलब वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो और 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, वे ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, इसके अलावा नहीं रख सकती। उनको जो है भारतीय संघ में मिलना पड़ेगा, या तो भारतीय संघ में मिले या फिर पाकिस्तान के अंदर मिले, ये दो चीज वहां पे रखी गई। यानी कि बहुत सारे नियम जो है आनन फानन में उस समय करने पड़े, और उस रियासती विभाग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, वो लौह पुरुष के नाम से ऐसे ही नहीं जानते। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं कहते। जैसे जर्मनी का एकीकरण उन्होंने किया था, वैसे भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो बनाया इसका अध्यक्ष, और वीपी मेनन को बनाया सचिव। वीपी मेनन उस समय लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे, तो उनको अनुभव भी था सलाह देने का और कैसे संचालन करना है इन चीजों का। तो इस तरीके से जो है अपने एकीकरण की जरूरत पड़ी। यानी कि राजस्थान में भी मान लो अलग अलग रियासत है, उनको एक करके एक राज्य का रूप देना है, वो है एकीकरण। यानी एकीकरण क्या है, मैंने ये चीज आप लोगों के जहन में थोड़ी सी डाली है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया है। धारा 8 याद रखना। आप बढ़ते हैं अपन अपनी पहली स्लाइड की तरफ। देखो
अब उस समय यदि देखा जाए तो उस समय इसको क्या कहा जाता था, राजपूताना कहा जाता था, राजपूताना कहा जाता था। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि भारतीय स्वतंत्रता से पहले इस राजपूताना में 22 रियासतें हुआ करती थी, लेकिन यहां से जो 3 रियासतें इसके निकट के मुंबई प्रांत में मिला दी गई थी, तो फिर बाद में 19 रियासतें पीछे बची थी। यानी कि एकीकरण के समय अपन पढ़ते ना, एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें ये पढ़ते हैं अपन। लेकिन इससे पूर्व, भारतीय स्वतंत्रता से पूर्व इसमें 22 रियासतें थी। ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कभी प्रश्न की लैंग्वेज घुमाकर दी जाए और फिर वहां पे 19 की जगह 22 माना जाए, अपन लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे, तो अपने दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि 22 माना है तो क्यों, क्या हमने इस चीज को पढ़ रखा है। तभी तो कहता हूं कि आप एक कदम आगे रहोगे, आप नियमित रहो बस, ठीक है। अब देखो उस समय का राजपूताने का ये नक्शा था जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें यदि देखें अपन तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और ये थी, ठीक है, उदयपुर, और ये 4 रियासतें बड़ी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, बाकी सारों को किसी न किसी के साथ मिलना था। अब देखो कुल रियासतें उस समय आप लोगों को पूछे तो ध्यान रखना 19 रियासतें थी। अपने किसकी बात हो रही है, अपने बात हो रही है राजस्थान की। यदि भारत की बात करें तो उस समय भारत में 565 रियासतें थी, जिनको 562 ने तो जो है बढ़िया मिल गए थे वो, और 3 रियासतें जो थी अपने जूनागढ़, अपने जो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इनको जो है बाद में अलग अलग प्रोसेस से मिलाया गया, ठीक है। जूनागढ़ को जनमत से मिलाया है, ठीक है, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो नाम से सैन्य बल से मिलाया है, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र से मिला है। इस तरीके से इनको अलग अलग तरीके से मिलाया गया। कुल मिला के 565 रियासतें थी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो कुल ठिकाने कितने थे। ठिकाने जो है इनको मतलब तोपों की सलामी वगैरह नहीं दी जाती थी, कुल 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने। इन 3 ठिकानों को याद रखना है, तो इसकी एक ट्रिक है नकुल। क्या याद रखो, नकुल याद रखो, ठीक है। नकुल का मतलब क्या है गुरुजी, नकुल का न का मतलब है निमराना, कु का मतलब है कुशलगढ़, ठीक है, और ये ल का मतलब है लावा, ठीक है। इस तरीके से 3 ठिकाने हुए। एक केंद्र शासित चिपसिप प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, जो डायरेक्ट केंद्र के अधीन था, ठीक है, केंद्र के अधीन था, क्योंकि ये सेंटर में भी था तो इसको चिपसिप केंद्र शासित प्रदेश के नाम से, यानी कि केंद्र के अधीन हुआ करता था। सेंटर वाले भी मेन, इसका जो सेंटर है राजस्थान का, उस पर अपने अधिकार रखते थे। तो इस तरीके से राजस्थान की उस समय की स्थिति थी, इसको ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े। अब देखो रियासती विभाग का गठन। अब मैंने आप लोगों को यह चीज पहले ही बता दी, इसकी गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये याद रख लेना डायरेक्ट, ठीक है। और सचिव बनाया गया वीपी मेनन, ठीक है। 5 जुलाई 1947 को इसका गठन किया गया। 5 जुलाई 1947 को इसका गठन किया गया। जैसे ही 1947 के अधिनियम के अंदर ये धारा 8 नंबर वाली जो डाली गई कि कोई भी अलग हो सकता है, तो फिर जो है आनंद फानंद में इस रियासती विभाग का गठन किया गया, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई कि पूरे भारत को जो है एक यूनिट के, एक संघ के रूप में जो है एकीकृत करना है, ठीक है। ये इसकी मुख्य जिम्मेदारी थी। अब देखो सबसे राजस्थान के बारे में कुछ रियासतों के संबंधी आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान में रखनी है चीजें। देखो सबसे प्राचीन रियासत जो थी ना, तो उसमें मेवाड़ का नाम आएगा आप लोगों के। सबसे प्राचीन रियासत पूछे तो मेवाड़, मेवाड़ नहीं लिखा मिले तो ध्यान रखना उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ही मेवाड़ कहलाता है। सबसे नवीन रियासत, यानी कि ये रियासत ऐसी थी जिसका गठन अंग्रेजों ने किया है, ठीक है। सबसे नवीन रियासत जो है वो आप लोगों के झालावाड़ है। कौन सी है, झालावाड़ है, जिसका गठन 1838 के अंदर किया है। और यदि वायसराय पूछ रहे कि कौन से वायसराय ने किया, तो ऑकलैंड द्वारा यह निर्मित है, द्वारा गठित, ठीक है ना, ऑकलैंड द्वारा गठित है, ठीक है। अब ध्यान रखियो सबसे बड़ी रियासत, यानी सबसे बड़ी भी क्या
ध्यान रखोगे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी थी? जोधपुर थी, जिसको मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी उस समय? शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। शाहपुरा में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है। और एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान के अंदर कौन सी थी? टोंक। उस समय दो रियासतें थी जहां पे मुस्लिम शासक हुआ करते थे, एक तो टोंक, एक पालमपुर। एक तो टोंक, एक पालनपुर। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब उस समय रियासती विभाग का गठन हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, देखो इससे पहले दो चीजें रखी। लॉर्ड माउंटबेटन ने दो चीजें रखी। एक तो आप लोगों को ध्यान है, लॉर्ड माउंटबेटन की प्रस्ताव थे ये। नंबर एक रखा स्टैंड स्टील प्रपत्र। स्टैंड स्टील प्रपत्र, समझना। ठीक है। नंबर दो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऑफ एक्सेशन, इसको बोला जाता है अधिमिलन पत्र। अधिमिलन पत्र, या फिर इसको बोल देते हैं विलय पत्र। अभी कुछ समय पहले ये बहुत जबरदस्त प्रश्न बना था। तो ये क्या है? स्टैंड स्टील प्रपत्र। ये वह है, इस पे वे लोग साइन किए जिनको अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना था, जिन रियासतों को अपना स्वतंत्र कहना है, भाई हम तो हमारे नियम चलाएंगे, हम तो यहाँ के राजा है भैया, हम हमारी रियासत खुद चलाना जानते हैं, हम राज करना जानते हैं। यानी वे बड़ी रियासतें होती हैं जो स्टैंड स्टील प्रपत्र पे भाई उस पे उसके साथ जाएगी, यानी कि वो अपना नियम जो है अपने उनकी सक्षम भी है वो रख सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि आप भारतीय संघ के अंदर, क्योंकि उस समय यदि देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे में बढ़ चुके थे और बड़ा जो मेजोरिटी जो थी वो हिंदू संघ के तरफ थी, तो ये जो है बढ़ चुके थे। यानी कि ये भारतीय संघ के अंदर, ये जो है भारतीय संघ के अंदर मिलने का प्रपत्र है। इसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया, इसी को अधिमिलन पत्र, इसी को विलय पत्र कहा जाता है। राजस्थान के अंदर बीकानेर के शार्दुल सिंह इस पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक हुए हैं। ध्यान रखना, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के सबसे पहले हस्ताक्षर किए राजस्थान के शार्दुल सिंह ने, बीकानेर के, वो भी राजस्थान में बीकानेर के, राजस्थान के अंदर भी क्या लिख लोगे? बीकानेर के। बीकानेर के शार्दुल सिंह ने इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि अधिमिलन पत्र, विलय पत्र। कैसे भी आ जाए प्रश्न भैया, बाहर तो अपने मतलब बाहर जाए भी, मैं तो ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 100% दवा के बाहर जाएगा नहीं, बाहर जाए भी तो अपने को नुकसान नहीं होना चाहिए। अपना क्या उद्देश्य है? बाहर जाए भले जाता, अपने क्यों किसी बाहर जाने वाले से अपने बैर करें? बाहर जाए भले जाता, लेकिन बाहर गया तो बेटा सबके लिए गया है, सिर्फ हमारे लिए नहीं गया। ये नीति है अपनी। तो भैया ले स्क्रीनशॉट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एकीकरण में क्या चीजें पूछी जाती है। अपने बेस बना लिया है अभी इस क्लास में, अभी जो अभी तक पढ़ा वो बेस बन गया है। अब एकीकरण में और क्या पूछते हैं? एकीकरण में आप लोगों को पूछेंगे कि भैया ये कितने समय तक चला है, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन तक चला है। और ये जो एकीकरण चला है ये 7 चरणों में चला है। अपने राजस्थान का एकीकरण जो हुआ है वो 7 चरणों के अंदर हुआ है। फिर पूछ सकते हैं आपको 7 चरणों की तारीखें, फिर पूछ सकते हैं 7 चरणों के राज प्रमुख, फिर पूछ सकते हैं 7 चरणों के प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री कहलाते थे, अब जो मुख्यमंत्री का ओहदा है उस समय प्रधानमंत्री कहलाते थे, पद का नाम प्रधानमंत्री था। ठीक है, प्रधानमंत्री। फिर पूछ सकते हैं आपको जो है राजधानी, ठीक है, जिनके उद्घाटन करता है उनके उद्घाटन करता पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। लेकिन ये चीजें ऐसी है कि 7 चरण है, 7 चरण होते हैं फिर एक दूसरे में मिक्स। पुराने स्टूडेंट फिर भी सामंजस्य कर जाते हैं कैसे भी करके, लेकिन नए स्टूडेंट जो है गच्चा खा जाते हैं, उन्हें याद नहीं होता। मैं ये चीजें हमेशा ट्रिक से पढ़ाता हूं, और वो ट्रिक एक बार याद करो, एकीकरण हमेशा के लिए साफ करो, बस
बार 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 जो है अपने इसकी टेंशन नहीं रहनी चाहिए। एक तो प्रजामंडल, एक एकीकरण, ये चीजें ऐसी है बार बार मिक्स होती है, अपने मिक्स रखने वाले, मिक्स होने वाला काम करना ही नहीं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरण। अब राजस्थान के एकीकरण के चरण भैया है कितने, 7 चरणों के 7 वचन। क्या गुरु जी 7 चरण थोड़ी है, मतलब डायलॉग ये नहीं है ना 7 चरणों के 7 वचन, वो तो है 7 फेरों के 7 वचन। अरे फेरे के तेल लेने, अपने तो 7 चरण याद रखने, यही है अपने तो फेरे। अपने फेरे खिलाने का, फेरे खाने का आधार ही ये है। नौकरी लग गई तो फेरे खाने को जल्दी मिलेंगे, नहीं तो फिर फेरे खाते रहोगे इधर उधर। ठीक है, ले अब इसमें क्या है, मोबाइल नंबर दे रहा हूं, उस पे या उस पे फोन लगाना, आपको ट्रिक मिलेगी। वो है 18 25 18 30 का आधा 15 26 1। क्या है, 18 25 18 30 का आधा 15 26 1। कोई मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर की तरह याद करना है, कितना आसान। 18 25 18 30 का आधा 15 26 1। 26 जनवरी मनाओ मत है, 26 1 तो लार लो, तो यही याद रखिए। 30 का आधा 15 में की रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत कौन है। अरे 18 25 18 में क्यों रॉकेट साइंस है बचे। 18 25 18 30 का आधा 15 26 1। मामा अम्मी जान, ठीक है, या ऊपर लिखता हूं मैं इसे, मा अ म मी जान, मामा अम्मी जान। 18 25 18 30 का आधा 15। अब 3 बार 48 48 48 48 48 और 2 बार 49 49 49, एक बार 50, एक बार 56 इंच का सीना। ठीक है, या याद रखना 3 बार 48, 2 बार 49, एक बार 50, एक बार 56। 18 25 18 30 का आधा 15 26 1, यहां याद रखना है। ठीक है टाबरों, कि गड़बड़ मत कर दियो। अब देखो, अब आप लोगों के हो गया काम, आपको 7 चरणों की तारीखें याद होगी, 100% गारंटी, आपको 7 चरणों की तारीखें याद होगी। अब इसका मतलब है 18 मार्च 1948 आ गया, 18 मार्च 1948 पहला चरण। यह है 25 मार्च 1948। ठीक है, 25 मार्च 1948। यह है 18 अप्रैल 1948। यह 18 अप्रैल 1948। यह है 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। यह है 15 मई 1949। 15 मई 1949। ठीक है, यह है 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। और यह है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। इस तरीके से 7 की 7 चरणों की डेट आप लोगों को पूरी याद होगी। करना क्या है, 18 25 18 30 का आधा 15 26 1, मामा अम्मी जान, 3 बार 48, 2 बार 49, एक बार 50, एक बार 56। ये देख लो 3 बार 48, 1 2 3, 2 बार 49, एक बार 50, एक बार 56। ठीक है, मामा मी मामी, ठीक है, मामी यानी कि मार्च और मई, जान जय जनवरी और नवंबर। बस दैट्स इट। ले स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, ये तो होगी डेट याद, अब और भी तो चीजें याद करनी है। ठीक है, देखो राजस्थान के एकीकरण की राजधानियां। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण की राजधानियां। अब राजधानी भी अपने को क्रम से, मतलब 7 चरण कंटिन्यू ध्यान में रखने हैं। 7 चरण आप लोगों के दिमाग में ट्रिक फिट हो जानी चाहिए, उसके बाद में आप कैसे भी मिला दे जाओ, सब याद। ठीक है, अब जो है एकीकरण की राजधानियों की ट्रिक है, अलका उदय की 4 बार जय। अलका उदय की 4 बार जय। जय हो, जय बोलो भूरिया बाबा जय। देखो यहां से अल से लेना है अपने अलवर, क्या लेना है, अलवर। यहां से लेना है अपने को कोटा। ठीक है, यहां से लेना है अपने को उदयपुर, तीसरे चरण में उदयपुर। और फिर 4 बार जय है, यानी कि चारों बार क्या आएगा, जयपुर। ठीक है, चारों बार कौन सी राजधानी जाएगी, इसके बाद चारों बार जयपुर। ये अलका याद रख लेना, अलका उदय और उसके बाद में सारी जयपुर है। ठीक है,
अब देखो राजस्थान के एकीकरण के राज प्रमुख, यहां पे अब याद करते हैं अपन राज प्रमुख। इसकी ट्रिक है उदय भी भोपा। उदय भी भोपा बन गया तो उनको मनाने जाते हैं कि उदय भी भोपा बन गए, कोई बात नहीं, मान मान मान, अरे भोपा स्वामी मान जाओ मान जाओ, ठीक है। तो क्या मान 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 मान, ठीक है, यहां याद रख लियो। तो थरकाम आसान जी, बाकी की कौन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, उदय भान सिंह धौलपुर, उदय भान सिंह धौलपुर, ध्यान रखना ये कहां के राजा है वो भी पूछते हैं, ठीक है। ये है भीम सिंह जी कोटा, भीम सिंह कोटा। ये है भोपाल सिंह, भोपाल सिंह जी उदयपुर, भोपाल भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, उदयपुर। बाद में इनको महाराज प्रमुख बना दिया और मान सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया, तो फिर ये है मान सिंह जी जयपुर। और हमेशा फिर आगे मान सिंह जी है, 7वें चरण में जाके जो है फिर बाद में राज्यपाल आ जाएंगे, लेकिन अपने मान सिंह को याद रखो, ये राज प्रमुख याद रखने की ट्रिक है, इसलिए राज्यपाल की नहीं है। बाद में राज प्रमुख का पद ही राज्यपाल बन गया था, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, टाबरो आगे बढ़ाएगी, ओके। अब देखो एकीकरण का उद्घाटन करता आपको 4 चरण तक ही याद रखने हैं, 4 चरण तक ही उद्घाटन करता थे, बाकी तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। तो यहां पे याद रखना जीजीडी है, जीजीडी कौन है, तो जीजी तो याद रख दो, जीजी का नेहरू सरदार, जीजी का नेहरू सरदार, ये याद रख लेना, ठीक है। अब देखो जीजी का नेहरू सरदार, एनवी गॉडगिल, इसका मतलब है गॉडगिल, गॉडगिल, ठीक है। और वैसे पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल, गॉडगिल याद रखो। यहां पे भी गॉडगिल, यहां पे भी उद्घाटनकर्ता कौन थे, गॉडगिल थे, ठीक है। ये चाचा नेहरू है तो जवाहरलाल नेहरू, तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू और चौथे चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार ठीक है ना ब्रो। अब देखो राजस्थान के एकीकरण के प्रधानमंत्री, यहां पे मस्त ट्रिक देता हूं एक और आप लोगों को, शोभा गोकू माणी, शोभा गोकू माणी। देखो शोभा बढ़ानी है गोकुल की, शोभा बढ़ानी है गोकुल की, तो माणिक हीरा सब लगेंगे, ठीक है। क्या लाना है, हीरा, नहीं सुना, अरे हीरा, नहीं सुना, अरे हीरा 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 हीरा, 4 बार कह दियो, जन जातर वो पुण्यो, ठीक है। तो यहां ध्यान रखो शोभा बनानी है गोकुल की, तो माणिक हीरा सब लगेंगे। देखो शोभा राम कुमावत, अरे भैया पेन चेंज हो जा रहे, शोभा राम कुमावत, ठीक है। फिर देखो माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, रहे पूरा ही ले लेते हैं असावा, ठीक है। माणिक्य लाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री, इस तरीके से ये 4 प्रधानमंत्री आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। ये शोभा गोकू माणी हीरा 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 हीरा, और ये 7 चरण आप लोगों को जो है चुटकियों में सातों के सातों याद हो गए। बोलो मेन चीजें तो आपको याद हो गई, 50% काम तो हल्का, बस अब तो थोड़ा थोड़ा ही रहा है, बस अब कोई ज्यादा लोड नहीं है। अब देखो अब बढ़ते हैं अपन पहले चरण की तरफ। देखो पहले चरण के अंदर इसका नाम था मत्स्य संघ, ठीक है। पहले चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ अस्तित्व में कैसे आया और क्या इसके पीछे की स्टोरी है वो सुनो। देखो एक अलवर रियासत हुई, ठीक है। अलवर के राजा कौन थे, राजा तेज सिंह, राजा का नाम था तेज सिंह, ठीक है। और यहाँ के जो है इसके इनके खास थे यानी सचिव थे यहाँ पे, इनका नाम था एन बी खरे, ठीक है, नारायण भास्कर खरे। तो एन बी खरे इनके खास थे, इनके सचिव थे, ठीक है।
अब ये एनबी खरे जो है ये बाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बनते हैं, ध्यान रखना, ये जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। यानी कि ये हिंदू महासभा जो है एक तरीके से आरएसएस का एक संगठन, आरएसएस की एक ब्रांच थी हिंदू महासभा, ठीक है, उसके ये बन जाते हैं संगठन। अब देखो जब भारत के अंदर विभाजन हुआ तो विभाजन के समय बहुत सारे दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम वाले दंगे बहुत सारे हुए, तो भरतपुर अलवर वाला ये क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा, यहाँ पे भी जो है ये भी शामिल हो गया। और ये शामिल हुआ तो सीधे सीधे आरोप लगने लगे कि इस पे तेज सिंह जी पे और एनबी खरे पे के इन्होंने जो है यहाँ पे दंगे करवाने और इनके पीछे इनकी साजिश है। तो इनको जो है फिर वहां पे केंद्र में वगैरह बुलाया गया और इनको जो है इनके ऊपर जांच आयोग वगैरह भी बैठे, और इस दरमियान जो है अपने एनबी खरे जो है ये बन जाते हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते। और ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते उसके बाद में महात्मा गांधी की हत्या कर देता है नाथूराम गोडसे, और नाथूराम गोडसे होता है इस हिंदू महासभा का सदस्य होता है, सक्रिय कार्यकर्ता होता है। और जब तो ऐसी सीधा गांधी जी की हत्या के तार जुड़ते हैं कहां से, अपने अलवर से, ठीक है, और इनके ऊपर जांच बैठती है कि ये शामिल थे या नहीं थे। ये पूरी गणित समझना, ध्यान में रखना, क्योंकि यहां पे अब ये जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली है, इनको बुलाकर एक मीटिंग की गई कि आप लोग जो है देखो किसी, आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं रख सकते, लेकिन आप एक यूनिट बन के एक संघ बना दो, तो आप लोग जो है आपस में एक संघ के तरह कार्य कर सकते हो, और उस संघ को बाद में जो है अपने चाहे तो उत्तर प्रदेश में मिला देंगे और चाहे तो राजस्थान वाला बनेगा राजस्थान में मिला देंगे। ये बात उनके समक्ष रखी और इनको जो है इकट्ठा किया। अब वहां पे देखो राजधानी तो अलवर को बना दी इन्होंने, लेकिन अलवर के राजा राज प्रमुख क्यों नहीं बने, उदयपान सिंह धौलपुर क्यों बने, क्योंकि अलवर के राजा पे चल रहा था महात्मा गांधी की हत्या पे जो मुकदमा लगा था उसकी जांच चल रही थी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये इसलिए बताया मैंने यहाँ क्योंकि अपने दिमाग में ये चीज आती है कि राजधानी अलवर है तो वहां के राजा को राज प्रमुख क्यों नहीं बनाया, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। इससे पहले जो है कई सारी रियासतों ने अपने अपने स्तर पे, जैसे कि अपने कोटा वालों ने हाड़ौती संघ बना के जो है ये कार्य किया कि अपन जो है अलग संघ एक बना देते हैं कि अपने जो है डायरेक्ट भारत संघ में नहीं मिला के अपना अलग से राज्य बना ले, इस तरीके से। फिर मेवाड़ के राणा भोपाल सिंह को भी ये चिंता होने लगी, उन्होंने भी प्रयास किए, ये प्रयास चल ही रहे थे, जितने में मत्स्य संघ का गठन यहाँ पे हो जाता है। इसका नाम जो है मत्स्य संघ क्यों रखा गया, क्योंकि ये पहले प्राचीन विराटनगर जो है, आप लोगों को मैंने अपने वो जनपद और वो बनाए हैं, ठीक है, तो विराटनगर का जो यहाँ पे अस्तित्व था उसके कारण यहाँ पे मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया। और ये जो है मत्स्य संघ प्रस्तावित किया था के एम मुंशी ने। नाम प्रस्तावित किसने किया, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी ने जो है ये प्रस्तावित किया था नाम। अब देखो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना वैसे वहां पे लिख भी रखी है और अपन ने पढ़ी भी है, 18 मार्च 1948। अब देखो ये 18 मार्च 1948 है ना, लेकिन आप लोग देखोगे कई जगह 17 मार्च 1948 भी लिखा जाता है। तो वो इसका जो है वास्तव में उद्घाटन इसका एक्चुअल में रखना था वो 17 मार्च को रखना था, लेकिन इसे जो है यहाँ इतने भरतपुर के जो शासक थे ब्रजेंद्र सिंह, उनके भाई देशराज ने जाट विरोधी संघ बता दिया था और ये कहा था ये जाट विरोधी संघ है, तो इस वजह से डिले हुआ, इन्होंने हड़ताल वगैरह मतलब विरोध कर दिया था। फिर जाटों का एक सदस्य जो है प्रतिनिधि इसमें मिलाया गया, उसके बाद में इसका जो है एक दिन डिले हो गया इस कारण, ठीक है। तो ये 18 मार्च 1948 है। शामिल रियासतें कौन सी है इसको याद रखो, एबीसीडी नाम से, एबीसीडी, एबीसीडी यानी अलवर, भरतपुर, करौली, सी यानी करौली, ध्यान रखना करौली और धौलपुर, ठीक है। क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा जो है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मिलाकर कितना क्षेत्रफल था, तो ये 12,000 वर्ग मील था, वर्ग मील। जनसंख्या यहां पे कितनी थी, तो 18.38, सबको मिलाकर 18.38 लाख जनसंख्या थी, 18.38 लाख। राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को बनाया गया, राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को बनाया गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो राज प्रमुख कौन बने हैं, अपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि उदयभान सिंह धौलपुर, उदयभान सिंह धौलपुर को जो है राज प्रमुख बनाया गया है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत,
शोभाराम कुमावत। देखो शोभाराम कुमावत से संबंधित एक प्रश्न आरएस में बना था। अपना सौभाग्य देखो कि अपन ने जीजीडी वन लाइनर के अंदर शोभाराम कुमावत से रिलेटेड सिर्फ 3 लाइन दी है और उसकी पहली लाइन पर वो प्रश्न था जिसे पूरा राजस्थान बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही स्तरीय प्रश्न बता रहा है। दैट्स द पावर ऑफ वन लाइनर, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जीजीडी वन लाइनर। ठीक है, तो ये क्या था कि शोभाराम कुमावत ने, उसमें लैंग्वेज ये थी कि शोभाराम कुमावत ने असहयोग आंदोलन के समय इस्तीफा दिया, जबकि शोभाराम कुमावत ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस्तीफा दिया। ये स्पष्ट लिखा हुआ है अपने बुक में। ठीक है, कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस्तीफा दिया, जबकि प्रश्न में दिया था असहयोग आंदोलन के समय। यही चीज पकड़नी थी आप लोगों को, यही शोभाराम कुमावत। ठीक है, और ऐसे मतलब पढ़ो, ढंग से पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो, सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी, चिंता तो करनी नहीं है। उपराज प्रमुख उस समय किसको बनाया गया? तो उपराज प्रमुख बनाया गया गणेश पाल करौली को। किसको? गणेश पाल करौली। उद्घाटनकर्ता अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, एन.वी. गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। ठीक है, और वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय थी 184 लाख। यहां पे लिखे एक एक शब्द से प्रश्न बने हुए हैं, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। सभी चीजों से प्रश्न यहां पे बन चुके हैं, आप स्क्रीनशॉट लो आप पहले। ठीक है टाबरो, अब देखो आगे बढ़ना। ठीक है, अच्छी चुकी। अब देखो, अब आगे के चरण अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ पे जो है अपन एक बार शासक पढ़ लेते हैं कि कौन कौन उस समय शासक हुए थे अपने यहाँ पे, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछते हैं। ये जीजीडी फैक्ट भी दिया था, ये उस समय की टेस्ट सीरीज थी, इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, क्योंकि पशु परिचय निबट चुका। अब देखो, मेवाड़ के शासक कौन हुए थे? भोपाल सिंह जी थे। मारवाड़ के हनुमंत सिंह जी थे। मारवाड़ के जो हनुमंत सिंह जी थे, इन्होंने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था। पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, मिलना चाहते थे। इनके पीछे भी स्टोरी है। ठीक है, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। और जिस समय भारत आजाद हुआ तो मतलब एकीकरण वगैरह जो चल रहा था, भारत आजाद हुआ तो काली पगड़ी पहन के इन्होंने शोक दिवस मनाया था। जयपुर सवाई मानसिंह द्वितीय। बीकानेर शार्दुल सिंह। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक। कोटा के भीम सिंह। धौलपुर के उदयपाल सिंह। सिरोही के अभय सिंह। शाहपुरा के सुदर्शन देव सबसे पहले उत्तरदायी शासन स्थापित किया। टोंक के अजीजुद्दौला। 3 ठिकाने थे, जिसमें निमराना में राजेंद्र सिंह, लावा में बंद संदीप सिंह और कुशलगढ़ में ब्रजेंद्र सिंह। ध्यान रखना, एक अजमेर मेरवाड़ा अपने चीफ शिप था और भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, इनके ही भाई देशराज ने जो है विरोध किया था वहां पे। अलवर के तेज सिंह जी, करौली के गणेश पाल देव, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, इन्होंने जो है एकीकरण के समय जो हस्ताक्षर किए, तब देखा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं इन्होंने। ठीक है, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह, झालावाड़ के हरीश बहादुर, बूंदी के बहादुर सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह और जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। और सभी से जो है प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शासक कहां पे था। ठीक है ना, तो ये इसीलिए जीजीडी फैक्ट के रूप में आप लोगों को दिया भी था। 181 नंबर का जीजीडी फैक्ट देख लेना, ये आपको वहां से मिल जाएगा। टेलीग्राम पे हमेशा मिलते हैं। वैसे अब टेलीग्राम पे ही, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पे जीजीडी एजू हब टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, जिस पर 30,000 से अधिक विद्यार्थी उस जीजीडी एजू हब पे भी जुड़े हुए हैं। वहां जीजीडी फैक्ट्स प्रो जो है आप लोगों को अवेलेबल करवाए जाते हैं डेली, बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंज करके। ठीक है, जीजीडी एजू हब के भी फर्जी चैनल बनने लगे, मुझे अब पता चला। तो अपना ऑफिशियल जीजीडी एजू हब जो चैनल है, वो 30,000 से अधिक विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं, इसका ध्यान रखना। और जो गौरव ज्ञानधारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर 3 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो नक्कालों से सावधान और व्यवस्थित सही की पहचान करो और सही से जुड़े रहना। फिर बाद में मत कहना गुरुजी हमें वहां जीजीडी फैक्ट नहीं मिल रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना टीम का। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। और इसी के साथ आप लोगों की ये क्लास पूरी हुई। ये टेस्ट सीरीज चाहे आप थोड़े समय बाद भी ज्वाइन करो तो चलेगा, लेकिन रीड प्री वाली जो है उसको पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि प्री आप लोगों के पहले हैं और ऐसे मौके दोबारा मिलते नहीं है। एक बार में पात्रता क्लियर करो, झंझट खत्म, बस बाकी क्या है। फिर चलिए, फिर आज की क्लास को यहीं पे पूरा करते हैं और अपन मिलते हैं अब अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।